नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अब तक हमने मुगल कालीन स्थापत्य कला को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि ये 11th लेक्चर है। बाकी के 10 लेक्चर मेरे इस YouTube चैनल पर आ चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जहां पर हमने पढ़ा उस मुगल कालीन स्थापत्य कला में, जहां गुंबद, मेहराब, नक्काशी और शाही भव्यता थी। लेकिन आज जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते, तो बिल्डिंग्स पर नजर जाती है तो हम क्या देखते हैं? कांच की ऊंची इमारतें, सीधी रेखाएं और बिना ज्यादा सजावट के हम इमारतों को देखते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये भी कला है? क्या बिना नक्काशी के भी स्थापत्य हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। दरअसल यहीं से शुरू होती है आपकी आधुनिक स्थापत्य कला की कहानी, जहां पर सुंदरता नहीं बल्कि जरूरत तय करती है कि इमारतों को कैसा बनाया जाएगा। जहां पर जरूरतें तय करती है इमारतों को कैसा बनाएगा, सुंदरता नहीं। और शाही दिखावा आपको आधुनिक स्थापत्य कला के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कार्यकुशलता सबसे बड़ी कला बन जाती है, जिसको अब हम समझने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके टाइप करिए संकल्प से सफलता। ये मेरा YouTube चैनल है, मेरा फोटो लगा हुआ है, इस प्रकार से ये लोगो है। इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस प्रकार के और कई प्रोग्राम्स चालू हैं इस चैनल पर, जाके देखते रहिए। चाहे वो UPSC 2026 का प्रीलिम बूस्टर हो या फिर 2013 से लेकर 2025 तक सारे PYQs हर सब्जेक्ट के करवाए जा रहे हैं। सबकी डिटेलिंग पड़ी हुई है, उसके प्रोमो वीडियो भी है, आपको वहां से टाइमिंग इत्यादि सब पता चल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। चलिए, यूरोपियों के आगमन के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। देखिए, मुगल काल में स्थापत्य जो है सत्ता और धर्म का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन आप ध्यान देंगे, जब हम आधुनिक कला भी ये पढ़ रहे होंगे, तो आधुनिक युग में स्थापत्य जो है विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आम आदमी की जरूरतों का जो है प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, फिर यूरोपियों का आगमन होना शुरू हुआ। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद भारतीय वास्तुकला पर किन किन का प्रभाव दिखाई पड़ा, किन किन जो है संस्कृतियों का, जैसे पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी प्रभाव देखने को मिलता है, डचों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये अपने साथ भारत आए जो है व्यापार को लेकर राज करने, और अपने साथ स्थापत्य कला को भी लेकर आए। तो यहाँ की भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत इसके भी मिश्रण देखने को मिलते हैं। इन्होंने कारखानों के साथ साथ यूरोपीय शैलियों के भवनों का भी निर्माण कराया। ठीक है, मजबूत किले बनवाए, भव्य गिरजाघर यानी कि चर्चेस बनवाए, टिकाऊ भवनों का निर्माण दिखाई दिया। जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी और इन्होंने यहाँ पर जो है साइंस और इन सबका आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टाइप का जो है बिल्डिंग्स बनवाई। पुर्तगालियों ने गोवा में आइवरी वास्तुकला शैली में गिरजाघरों की स्थापना कराई, और सार्वजनिक जितने भी जो पब्लिक भवन वगैरह हुए करते थे उनका निर्माण होता था, उसमें विक्टोरिया शैली का प्रयोग किया। जैसे कोलकाता में आपका विक्टोरियन जो पैलेस है उसको हमने देखा है। जैसे आइबेरियन वास्तुकला की बात करें तो इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते हैं। आइबेरियन वास्तुकला बेसिकली यूरोप के आइबेरियन प्रायद्वीप, जो आज का स्पेन है और पुर्तगाल, ये जो आज का स्पेन और पुर्तगाल है, उस पर आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो है उसके बेसिस पर यहाँ पर विकसित हुई स्थापत्य शैली कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी आइबेरियन वास्तुकला की? जैसे रोमन, इस्लामी जो कि मूरिश है, और इस ईराई प्रभाव जो है, इसका पूरा मिश्रण आर्किटेक्चर पे देखने को मिलता है। मोटे पत्थरों की दीवारें देखने को मिलती, क्यों? ताकि गर्मी से बचा जा सके। आंगन यानी कि कोर्ट यार्ड, मेहराब यानी कि आर्चेज, ये टाइलों का प्रयोग करते थे। सजावटी ज्यामिति, पैटर्न और नक्काशी बनाने पे ज्यादा जोर दिया गया। किले, चर्च और मस्जिदों से प्रेरित डिजाइन को यहाँ पर उकेरा गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना खास है? क्योंकि अलग अलग सभ्यताओं के शासन काल में अलग अलग आप देखेंगे मिश्रित शैली देखने को मिली। मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, विज्ञान का ध्यान में रखते हुए आपने देखा परिस्थितियों के अनुसार कुछ चीजों का ऐसा डिजाइन किया गया ताकि गर्मी और सर्दी से इस प्रकार के प्रकोप से बचा जा सके। यूरोप की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वास्तुकला परंपराओं में से एक है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आधुनिक स्थापत्य कला पर यूरोपीय शैली का प्रभाव कैसे पड़ा। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे पुर्तगाल से। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम जो है पुर्तगाल से। जैसे मुगल स्थापत्य कला से बदलाव हमें कैसे देखने को मिलता है कि मुगल स्थापत्य कला में, जिसने नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लीजिए, मुगल स्थापत्य कला में जैसे गुंबद, मेहराब, नक्काशी, लाल पत्थर, इन सब का प्रयोग होता था। ठीक है, वहीं पर हम जब पुर्तगाली प्रभाव पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपने साथ वास्तुकला की आइबेरियन शैली, जिसको हमने अभी पढ़ा, वो देखने को मिलता है। सबसे पहले शैली में गोदाम, ठीक है, जो स्टोरेज वगैरह के लिए होते थे, और व्यापारिक ठिकानों का निर्माण कराया गया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में
चर्चेस का निर्माण कराया गया। आइबेरियन वास्तुकला की शैली में इसका निर्माण कराया गया। इस शैली में कुछ नए आकार और संरचनाओं का सृजन नहीं किया गया था। किस समय पे? पुर्तगाली प्रभाव जब देखने को मिलता है, यूरोपियन शैली का जो प्रभाव की बात करें, यहाँ पर सीधी रेखाएं, स्तंभ, बड़े हॉल, खिड़कियां, घड़ियां, यानी कि शाही भव्यता से हटकर प्रशासनिक और व्यवहारिक डिजाइन यहाँ पर हमें पुर्तगाली प्रभाव के अंतर्गत आधुनिक स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। स्पष्ट है? पुर्तगालियों ने इसमें आंगन ग्रहों, वैरोक चर्चों की अवधारणा प्रचलित की। गोवा का सेंट कैथेड्रल चर्च और विस्लिका चर्च, और मुंबई में कैसल डी अंगुआ आंडा और दीव का सेंट पॉल चर्च जो है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित इमारतें हैं। आई होप इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर शायद दी होगी, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे भारतवर्ष में आधुनिक वास्तुकला में पुर्तगाली प्रभाव और फ्रांसीसी प्रभाव का जो एक मिश्रण है वो इस प्रकार के आर्किटेक्चर पे देखने को मिलता है। देखिए, कोई शाही भव्यता नहीं है, सिंपल, एलिगेंट और प्रशासनिक को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन को ध्यान में रखते हुए बनवाए गए हैं। फ्रांसीसी प्रभाव की अगर बात की जाए तो शहरी नगर नियोजन की अवधारणा फ्रांसीसी ही लेकर आए थे, शहरी नगर नियोजन की अवधारणा। ठीक है, कार्टेजियन ग्रिड योजना और वैज्ञानिक वास्तुशिल्प डिजाइन का जो प्रयोग है वो ये पुडुचेरी और चंद्रनमक नामक शहरों में इनका इस प्रकार से निर्माण किया जाता था। एक गुमनाम वास्तुकला थी जिसकी अवधारणा जो है फ्रांसीसियों के द्वारा ही शुरू की गई थी। यह आधुनिक वास्तुकला की बहुत ही विशेषता बताई जाती है। इन्होंने शक्ति प्रदर्शन के लिए भी बड़े और भव्य भवनों का निर्माण कराया। ठीक है, फ्रांसीसी वास्तुकला के आगे के भाग में अलंकरण बहुत कम होता था, जैसा कि हमने अभी पीछे पिक्चर में देखा। फ्रांसीसी वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण है जैसे पुदुचेरी का चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस और चंद्रनगर का सेक्रेड हार्ट ऑफ चर्च। और देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी उनके दिए गए हैं। देखिए, बाहर इतना जो है भव्यात्मकता नहीं दिख रही, लेकिन अंदर थोड़ी तब भी आपको देख रहे हैं, लेकिन सिंपल ही है बेसिकली। ठीक है, सिंपल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, ये पुडुचेरी में आपने देखा फ्रांसीसी के उसमें बनवाया गया था। पहचान क्या है? इसके ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच और सफेद पीला रंग का संयोजन है। सेकंड हार्ट चर्च जो कि चंडीगढ़ में है, ये आधुनिक और फ्रांसीसी प्रभाव दोनों के मिश्रण से बना है। मोस्टली चीजें आपको मिश्रण से देखने को मिलेंगी। पहचान क्या है? सरल डिजाइन है, कंक्रीट संरचना, आधुनिक वास्तु शैली पर निर्मित ये चर्च बनाए गए हैं। ब्रिटिश प्रभाव की जो कि मैं बात कर रही हूँ, ये ब्रिटिश प्रभाव जो है लाने वाली कंपनी कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। विशेषताएं क्या है इस प्रभाव में? आप देखेंगे जब यहाँ पर आर्किटेक्चर बनवाया गया इनके द्वारा, तो विशाल सरकारी इमारतें बनवाई गई, जो है स्तंभ बनवाए गए, गुंबद और यूरोपीय प्लान यहाँ पर लाया गया। इंडो जो है सेरेनिक जो स्टाइल है, यानी कि भारतीय यूरोपीय मिश्रण है, उसको बहुत बखूबी यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए जैसे सचिवालय, कोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, ठीक है, विश्वविद्यालय हो गए, ये सारे आपको ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत देखने को मिलेगा इसमें आपको। और अंग्रेजों के द्वारा भारत में वास्तुकला की एक नवीन शैली का विकास हुआ जिसे हम गोथिक शैली के नाम से भी जानते हैं। उसके कुछ उदाहरण सामने हैं। भारतीय वास्तुकला और गोथिक कला के समन्वय भारत में वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई जिसे इंडो गोथिक शैली हम कहते हैं। जैसे मुगलों के समय पे इंडो जो है, हमने इंडो और क्या पढ़ा था वहाँ पर? इस्लामिक शैली पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पर इंडो गोथिक शैली, भारतीय वास्तुकला और ब्रिटिश प्रभाव का जो गोथिक कला थी, गोथिक शैली का मिश्रण इस तरह से मिलता है। इसे विक्टोरियन शैली के नाम से भी जाना जाता है। और 1911 ईस्वी के बाद वास्तुकला की एक नवीन शैली विकसित हुई जिसे नव रोमन वास्तुकला कहते हैं। नव रोमन वास्तुकला कहते हैं। इंडो गोथिक शैली देखेंगे आप इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो विक्टोरिया महल है आपका कलकत्ता में, उसका उदाहरण है। इंडो गोथिक शैली में भारतीय और फारसी शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। इसमें विशाल भवनों का निर्माण होता है जैसा कि हम देख सकते हैं। इंडो इस्लामिक निर्माण के कंपैरिजन में इस शैली की दीवारें थोड़ी पतली बनाई जाती थी, जबकि इंडो इस्लामिक में थोड़ी मोटी दीवारें बनाई जाती थी। जहाँ इंडो इस्लामिक युग में वक्राकार, हमने देखा वक्राकार जो है आकार में मेहराबों पर बल दिया जाता था, जबकि इंडो गोथिक शैली में नुकीली मेहराबों पर, आप देखेंगे नुकीली मेहराबों पर यहाँ पर जो है ज्यादा ध्यान दिया गया, ज्यादा काम किया गया है। इस शैली में विशाल खिड़कियों का प्रयोग किया गया, बड़ी बड़ी विशाल खिड़कियां बनाई गई। ठीक है, ब्रिटेन के उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग के मानकों का पालन करते हुए इस्पात यानी कि लोहा, ढले गए कंक्रीट इत्यादि का इसमें प्रयोग किया गया, जबकि मुगल कालीन समय पे ऐसा नहीं था। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल इंडो गोथिक शैली में निर्मित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विक्टोरिया महल है कलकत्ता का, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो वो भी इंडो गोथिक शैली पर ही निर्मित बनाए गए हैं। ठीक है, नव रोमन शैली के अंतर्गत देखेंगे 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली
जब स्थानांतरित कर दी गई, उसको शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया, तो इस निर्णय के पश्चात, ये डिसीजन लेने के बाद जो वास्तुकार थे सर एडविन लुटियन और उनके सहयोगी सर एडवर्ड बेकर ने नव रोमन शैली में भवनों का निर्माण किया, लेकिन भारतीय पृष्ठभूमि पर ये डिजाइन मूर्त रूप नहीं ले पाई। ठीक है, और नव रोमन शैली पर हिंदू, ध्यान रखना है इस शैली पर, किस पे, नव रोमन शैली पर हिंदू, बौद्ध और इस्लामी निर्माण शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि इस वास्तुकला पर सभी शैलियों का मिश्रण, सभी शैलियों का समन्वय हमने देखा है। और ज्यादातर भवन जो है हिंदू अलंकरण और इस्लामिक शैली के जो टेक्सचर है, जो तत्व है, उसमें विद्यमान होते हैं, जबकि महलों के शीर्ष पर बने गुंबद बौद्ध स्तूप को ध्यान में रखकर निर्मित कराया गया है। ठीक है, बौद्ध स्तूप को ध्यान में रखकर हमने देखा ना, बौद्ध स्तूप में जो ऊपर हर्मिका और इत्यादि होता है, तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका जो संसद भवन है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला से प्रभावित होकर इमारतों को जालियों से युक्त डिजाइन बनाया गया। मुगल काल में जालियां हमें बहुत देखी है, जैसे कि आपके ताजमहल में भी देखने को मिलती है। ज्यादातर भवनों को वक्राकार आकृति में बनाया गया। पश्चिमी वास्तुकला डिजाइनों को मूर्त रूप देने के लिए प्राच्य रूपांकनों का अधिक प्रयोग किया गया। और सर जॉन मार्शल, इनका नाम याद रखना, सर जॉन मार्शल ने मुगल शैली से प्रेरणा लेते हुए सुंदर उद्यानों का भी विकास किया, जैसे कि हमने पार्लियामेंट में देखते हैं, अपने जो है प्रेसिडेंट हाउस में जैसे हम जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब स्वतंत्रता के बाद जो वास्तुकला है वो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात वास्तुकला की दो शैलियां विकसित हुई, पुनरुत्थानवादी और आधुनिकतावादी। ये दोनों शैलियां औपनिवेशिक वास्तुकला की शैली से पूरी तरह से अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाई थी। बट सीधी सी बात है, विज्ञान और आधुनिक निर्माण टेक्नोलॉजी के अनुरूप इस शैली को विकसित किया गया। ठीक है, फ्रांसीसी वास्तुकार कौन थे? ली कर्विजियर द्वारा चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद आधुनिक वास्तुकला का प्रमुख नमूना। चंडीगढ़ का जो शहरी आर्किटेक्चर है, जो शहरी स्ट्रक्चर है बसाने का, वो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलता जुलता है। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, जिसने जनता को वास्तुकला के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। ठीक है, लॉरी बेकर का जो नाम बहुत फेमस है, इन्हें गरीबों का वास्तुकार और भारत की अंतरात्मा का रक्षक कहा जाता था। कि किस प्रकार से आप देखेंगे, कहीं पर अगर पेड़ लगा हुआ है, इस प्रकार की कोई बहुत पुराना पेड़ है और वहाँ बिल्डिंग बनानी, तो उस पेड़ के लिए बीच में स्पेस करके फिर पूरी बिल्डिंग का निर्माण करते थे। इस प्रकार से इन्होंने एक अपनी वक्तव्य रखा। लॉरी बेकर ने केरल में सामूहिक आवास अवधारणा की शुरुआत की और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का, मतलब स्थानीय लोकल में ही जो सामग्री उपलब्ध है उसका उपयोग करके जो है आवासों का निर्माण करना शुरू किया। और इस्पात और सीमेंट की खपत को कम करने के लिए इन्होंने भराव यानी कि फिलर स्लैब का निर्माण विधि को ज़्यादा प्रेफर किया। इन्होंने भवनों का डिजाइन बनाते समय हवा के आवागमन और गर्मी संबंधी आरामदायक व्यवस्था पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया, इसलिए इनको गरीबों का वास्तुकार कहते हैं। किनको? लॉरी बेकर को। ठीक है, कार्ल हेंज की बात करें तो ये जर्मन वास्तुकार थे जिसने जामिया की स्थापना की थी। इन्होंने लाल बलुआ पत्थर और चूने ऐसी स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया और बड़े आंगन पर ध्यान दिया। खिड़कियों से युक्त सफेद गुंबद, लाल बलुआ पत्थर वाले भवनों का निर्माण करने पे ज्यादा जोर दिया इन्होंने। ठीक है, चार्ल्स कोरिया की बात की जाए तो ये भारतीय वास्तुकार थे जिसमें गोवा की स्थापना की। इसने प्रचलित संसाधनों, जो बहुत संसाधन प्रचलित थे उनका, ऊर्जा और वातावरण पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने कम लागत वाले भवनों के निर्माण की। भाई जैसे जैसे समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही, जैसे कि स्टार्टिंग में कहा, तो उन्होंने इस प्रकार से चीज़ों का प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउंसिल भवन, साबरमती जो कि अहमदाबाद स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल और नवी मुंबई की योजना तैयार की। किसने? चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है, चार्ल्स कोरिया ने तैयार की। तो फिलहाल के लिए आज हमने इसमें काफ़ी चीज़ों को जो है कवर किया है, जिसमें हमने आधुनिक स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, वास्तुकला की जो पूरी जर्नी थी हड़प्पा कालीन से लेके आधुनिक तक की, पूरी कंप्लीट कर ली है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसके नोट्स बनाइए, कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ लीजिएगा। अब जो हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो हम ये पढ़ाते हैं शाम को 6 बजे लेक्चर, उसमें मंडे को जो अब आपको लेक्चर मिलेगा, माफ़ी चाहती हूँ, ये ट्यूसडे सैटरडे आता है। एक्चुअली कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, माफ़ी चाहती हूँ। ट्यूसडे और सैटरडे जो ये आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम आ रहा है शाम को 6 बजे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब उसमें जो ट्यूसडे को अब ये लेक्चर आएगा, किसका? आर्ट एंड कल्चर का, शाम को 6 बजे, उसमें हम अब चित्रकला से शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है चित्रकला। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक समय में पढ़ेंगे, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो चित्रकला को अब हम कवर करेंगे। तो अभी तक भी आपने नहीं देखा है, आज आपका सैटरडे है,
जाके कवर कर लीजिए ट्यूसडे को। ट्यूसडे से हम एक नई सीरीज को शुरू करेंगे, इसी के अंतर्गत चित्रकला से शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। तो फिलहाल के लिए आपको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट में आपको कैसा लगा। धन्यवाद।